हेलो एवरीवन, हमारा साइलैब का पेपर है कल। एंड मैंने काफ़ी मुश्किल से सारे फार्मूला का मतलब समझा है एंड अब उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बहुत शॉर्ट में मैं जल्दी बताऊँगा ताकि कल के लिए तैयार हो जाए। और याद करने के लिए अभी भी इनफ टाइम है आपके पास, 7-8 घंटे है। लिखते रहो, याद हो जाएंगे सारे फार्मूले, तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ कर लोगे। मैं एक वीडियो में फार्मूले बता दूंगा और अगली में साइलैब की कोड दिखा दूंगा, बहुत इजीली सीख जाओगे, अभी सीख जाओगे पूरा साइलैब, जिसे नहीं आता, क्योंकि कुछ मेरे से कह रहे थे मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता। सो उनके लिए जो कुछ एक्सप्रेशन हैं उनके मतलब समझने होंगे सबसे पहले। जैसे ये जो इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे जो एन डैश ई लिखा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी। यानी इसको अगर एक्सपेंड करके लिखता हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा डी एन बाई डी। यानी डी एन मतलब जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डी एन दिखाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डी दिखाते हैं एनर्जी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एनर्जी। सो डी एन एक्चुअली चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक एनर्जी इंटरवल में यहाँ चेंज ऑफ एनर्जी है। तो इस एनर्जी इंटरवल में, इस डी एनर्जी इंटरवल में डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। सो कितने पार्टिकल्स है एक छोटे से एनर्जी इंटरवल के अंदर, इस एनर्जी इंटरवल में, उसी को डिनोट किया गया एन डी ई से। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से। फॉर किसके लिए? फर्मियॉन्स के लिए, और बोसॉन्स के लिए इस एक्सप्रेशन से। तो पहले तो ये जैसे जैसे मैं बोलूँ नोट करो, नोट करते जाना। पहले ये एक्सप्रेशन नोट कर लो, फिर ये एक्सप्रेशन नोट कर लो। इसमें जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू होती है, बीटा इज इक्वल टू 1/kBT। इसका मतलब है कि बीटा जो है, यहाँ पे जो बीटा लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ये होता है 1/kB, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इनटू टेम्परेचर T। ठीक है। सो इस बीटा की जगह हम वैल्यूज़ रख देंगे ये वाली, जब हमें प्लॉट करना होगा इसे साइलैब में। सो बीटा ये है, E फॉर एनर्जी है, और म्यू जो है केमिकल पोटेंशियल है। ये अभी के लिए जस्ट ऐसे ही नाम ले रहा हूँ मैं, इनकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें बस प्लॉट करना है। तो तुम्हें बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो तुम अपने तरीके से एग्ज़ाम के लिए याद कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है और कल एग्ज़ाम है तो मैं बता रहा हूँ। फर्मियॉन्स के लिए फॉर्मूला है, बोसॉन्स के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी, ये चीज़ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी। एंड ये रहा एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी, ये रहा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है बोसॉन्स, यानी बोसॉन पार्टिकल्स के लिए, यानी बोस आइंस्टीन पार्टिकल्स के लिए एक्सप्रेशन, बॉस पार्टिकल्स के लिए एक्सप्रेशन। और ये फर्मियॉन्स यानी फर्मी डायरेक्ट पार्टिकल्स के लिए ये एक्सप्रेशन। इन्हें नोट डाउन कर लो। जब ये दो एक्सप्रेशन नोट डाउन हो गए तो तुम्हें एनी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एनर्जी फर्मियॉन्स और बोसॉन्स के लिए पता है तुम्हें। अब तुम्हें पता होना चाहिए रिलेटिविस्टिक के लिए जीई का एक्सप्रेशन क्या है। जी तुम्हारे लिए इस समय जस्ट एक वेरिएबल है, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो फिर पता होगा जी क्या है। क्योंकि साइलैब भी सिखाना है, तो जी का एक्सप्रेशन याद रखो। जब रिलेटिविस्टिक स्टडी की जाती है, रिलेटिविस्टिक स्टडी मतलब स्पीड ऑफ लाइट पर, तो ऐसे में जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो सी आर इंटू ई का स्क्वायर होता है। ई इज एनर्जी एंड सी आर इज समथिंग जिसका फॉर्मूला नीचे लिखा है। तो सी आर का फॉर्मूला 2s इंटू 4π वी इज वॉल्यूम डिवाइड बाय एच का क्यूब, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी का क्यूब। ये सी आर है, इस सी आर को इधर डालो, सी आर इंटू ई का स्क्वायर, ये जी ई है। तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए जो जी है वो ये है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए जो जी है वो ये है। तो लिख लो रिलेटिविस्टिक के लिए जी, जैसा मैं बोल रहा हूँ लिख दो, इस एक्सप्रेशन को लिख लो नोटबुक में। अब इस एक्सप्रेशन को भी नोटबुक में लिख लो, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जी नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए जो जी है वो सी एन इंटू रूट ऑफ ई होता है, ई फॉर एनर्जी, एंड सी एन की वैल्यू ये होती है। ये एस कांस्टेंट है, वॉल्यूम वी हम 1 यूनिट लेके चलेंगे, अभी आगे देखेंगे जब साइलैब में लिखेंगे। एम मास है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो ये डी एन बाई डी ई क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। इस डी एन बाई डी ई को हम यहाँ पे लिखते हैं एन डैश ई से, यही चीज़ सेम है डी एन बाई डी ई। और इस डी एन बाई डी ई को ओके अच्छा तो सुनो, ये एन डैश ई और ये डी एन बाई डी ई में थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। एन डैश ई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल एंड जी ई इज वन कंपार्टमेंट, एक सेल बोला जाता है, एक एनर्जी का सेल। एक एनर्जी का सेल में तुम इस तरह अभी के लिए, क्योंकि अभी वो डिफाइन नहीं करते ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ों को, तो मैं अभी के लिए डिफाइन करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बने। जी इज़
द नंबर ऑफ जी इज द जी को डिफाइन किया गया, जी को डिफाइन किया गया एज अ कंपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कंपार्टमेंट मतलब पूरी जो एनर्जी रेंज होगी, जैसे 1 जूल से 100 जूल की एनर्जी रेंज है, तो आपको जी मान के ऐसा चलो कि 1 जूल से 2 जूल तक का जो एक रेंज बना उसको जी नाम दे दिया। तो 1 से 100 जूल के बीच में बहुत सारे एनर्जी के कंपार्टमेंट्स बना दिए, उनमें से एक कंपार्टमेंट जी नाम से डिनोट किया गया। ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट है 1 जूल से 100 जूल के बीच में। सो जी इज़ अ एनर्जी कंपार्टमेंट। सो इसकी रेंज हो सकती है, जी की वैल्यू हो सकती है 1 से 2 जूल की, और एनी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एनर्जी, यानी पर यूनिट एनर्जी फिर जूल्स में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी इनटू जी, यानी कि एनर्जी, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डी एन बाई डी ई, डी एन बाई डी ई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक एनर्जी सेल के लिए, ये एनर्जी जो कंपार्टमेंट है एक। फिलहाल के लिए आप इस फॉर्मूले को जस्ट ऐसे याद रखो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एनर्जी है, जी एक एनर्जी सेल को दिखाता है। तो उस सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से पता चलेंगे, जो ये है इन शॉर्ट। अब जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो वीडियोज़ इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन जो है ना, ये 4 केसेस में बनेगा। कौन से 4 केसेस? एक होगा फर्मियंस के लिए, वो भी रिलेटिविस्टिक के लिए। तो क्योंकि फर्मियंस के लिए बनेगा तो एन ई की वैल्यू ये डालेंगे, एन डैश ई की वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे एन डैश ई की वैल्यू ये डाल दो फर्मियंस वाली। और रिलेटिविस्टिक के लिए, मतलब रिलेटिविस्टिक फर्मियन का एक्सप्रेशन बनाना है तुम्हें, तो जी ई की वैल्यू, क्योंकि रिलेटिविस्टिक के लिए जी की वैल्यू ये है, वो जी की वैल्यू यहाँ डाल दो। तब जी की वैल्यू यहाँ और एन ई डैश की वैल्यू यहाँ डालोगे, और उसके बाद डी एन बाई डी ई निकालोगे तुम। जी की वैल्यू यहाँ से देखकर ये जो वैल्यू है जिसमें सी आर ये है, ये उठा के यहाँ पे डाल दो, पूरी जी की वैल्यू यहाँ डाल दो, एन ई डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो ये आ जाएगा फर्मियंस, वो भी रिलेटिविस्टिक फर्मियंस का एक्सप्रेशन। अगर तुम्हें रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स का एक्सप्रेशन चाहिए तो जी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, रिलेटिविस्टिक के जी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, बोसॉन्स के एन डैश की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो बोसॉन्स की यहाँ डाली, रिलेटिविस्टिक जी की यहाँ डाली, तो क्या बन गया? रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स का एक्सप्रेशन डी एन बाई डी का है। तो एक तुम डी एन बाई डी निकाल सकते हो रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स, एक निकाल सकते हो रिलेटिविस्टिक फर्मियंस। कैसे? एन डैश की वैल्यू फर्मियन की डालोगे, रिलेटिविस्टिक का जी डालोगे यहाँ पर, जी ई और एन ई डैश, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रिलेटिविस्टिक फर्मियंस। और दूसरी तरह रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स, जब तुम इसको और इसको यूज़ करोगे। उसी तरह अगर तुम नॉन रिलेटिविस्टिक के जी को यूज़ करते हो और बोसॉन्स का ये डालते हो, तो क्या बनेगा? नॉन रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स का एक्सप्रेशन बनेगा डी एन बाई डी। तो वो वैल्यूज़ यहाँ डाल दो। जी कौन सा डाल दो? नॉन रिलेटिविस्टिक का ये वाला जी, जो किसके इक्वल है? सी एन इन रूट ऑफ एनर्जी। सी एन की वैल्यू नीचे लिखी हुई है, वो यहाँ डाल दो। ये जी की वैल्यू यहाँ डाल दो, नॉन रिलेटिविस्टिक वाली। और अगर तुम्हें फर्मियंस चाहिए तो एन डैश ई की जो वैल्यू है ये वाली, वो वैल्यू डाल दो यहाँ, तो तुम्हें नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मियंस मिल जाएंगे। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स का एक्सप्रेशन चाहिए तो ये जी उठाओ, ये एन डैश ई उठाओ, यहाँ डाल दो, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो 4 चीज़ें बन सकती हैं। क्या क्या? रिलेटिविस्टिक फर्मियंस, रिलेटिविस्टिक बोसॉन्स 2 हो गए, नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मियंस, नॉन रिलेटिविस्टिक बोसॉन, ये भी 2 हो गए, टोटल 4 हो गए। ये 4 डी एन बाई डी बन सकते हैं। इसी डी एन बाई डी को साइलैब में इस डी एन बाई डी को वाई मान लेंगे, और यहाँ पर एनर्जी या टेम्परेचर में से किसी को एक्स मान लेंगे। एनर्जी तो तुम्हें दिख ही रहा है, यानी यहाँ जो भी आएगा एनर्जी का फंक्शन होगा, एनर्जी की टर्म्स में होगा, तो उस एनर्जी को एक्स मान लेंगे और इस पूरे के पूरे को वाई मान लेंगे और प्लॉटिंग कर देंगे ग्राफ की। या फिर टेम्परेचर वर्सेस इसको वाई मानकर, और यहाँ पर एक्स मानेंगे टेम्परेचर को, उसकी प्लॉटिंग कर देंगे। तो जितने भी सारे ग्राफ है, या तो टेम्परेचर एक्स पे होता है या तो एनर्जी एक्स पे होती है, और वाई पर फिर ऐसी कुछ चीज़ होती है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये वाई पर जाएगा, और यहाँ या तो एनर्जी आएगी एक्स पे या तो टेम्परेचर। तो अगर ये पेपर में ना पता हो एक्स पे क्या प्लॉट करना है, तो मैं तो कहता हूँ कि एक एनर्जी वाला भी प्लॉट करके दिखा दो, एक टेम्परेचर वाला भी करके दिखा दो। नंबर काट नहीं पाएंगे क्योंकि हमने दोनों के दोनों प्लॉट कर दिए हैं। उन्होंने हमें स्पेसिफिकली तो बोला नहीं होगा किसके वर्सेस प्लॉट करना है, बट तुम्हें दिख जाएगा प्रोग्राम्स में कि किसके वर्सेस करना होता है। कहीं पे एनर्जी के, कहीं ज़्यादातर हम टेम्परेचर कांस्टेंट्स रखते हैं और एनर्जी के वर्सेस प्लॉट करते हैं। मतलब एनर्जी एज अ एक्स ले लिया और डी एन बाई डी एज अ वाई ले लिया और प्लॉटिंग कर दी, और टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया। और इसी तरह 2 अलग अलग टेम्परेचर के लिए किया। एक बार एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर ई वर्सेस वाई का ये ग्राफ बनाया है, ये वाई और ये ई एक्स, तो ई वर्सेस वाई यानी एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ बनाया एक बार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स करके, फिर टेम्परेचर बदल दिया और दोबारा से ग्राफ बनाया। तो 2 अलग अलग ग्राफ आएंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, साइलैब में देखेंगे। तो ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ सीखनी है।
सीखना क्या है कि साइलैब में हमें साइलैब सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स क्या है और वाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेशन है, मान लो कि इसी को वाई के ऊपर प्लॉट करना होता है वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं अभी वो समझते हैं। कैसे पता चलेगा, जैसे बीटा है, बीटा एक कांस्टेंट है, आपको पता होगा 1/kBt। हालांकि बीटा में के बी इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बट टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर तो वेरी कर सकते हैं। So in that case temperature is not a constant, and since beta is also not a constant, beta constant नहीं है, ऑलराइट बीटा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो हमें पता चल गया बीटा को देखकर कि बीटा एक्सप्रेशन में है। इसका मतलब ये के बी तो कांस्टेंट है, के बी इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके नाम के साथ कांस्टेंट लग रहा है, इसको तो एक्स पे वेरी करा नहीं सकते, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को वेरी करा सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम टेम्परेचर को वेरी कराएं और ये वाई पे ये वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक्सप्रेशन वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, तो ग्राफ बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ एनर्जी दिख रही है, हम एनर्जी को वेरी करा दें, यानी पहले एनर्जी को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें और फिर इसे एज अ वाई पर प्लॉट करें, तो वो भी एक ग्राफ बन सकता है। इसको एनर्जी को एक्स मान के और इधर इसे वाई मान के एक एक्स कॉमा वाई का ग्राफ बना सकते हैं। म्यू जो होता है उसे केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, मैं बता देता हूँ, इट इज़ कांस्टेंट। तो इसके वर्सेस तो ग्राफ बना नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको तो वेरी नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर केस के लिए। तो हमें साफ पता चल गया इस पूरे एक्सप्रेशन को देख के कि अगर इसको एज अ वाई ले भी रहे हो तो एक्स के तौर पे या तो तुम टेम्परेचर लोगे या तो एनर्जी लोगे। तो सबसे पहला काम होता है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूले सिखा दिए इतने सारे, तो बात आती है साइलम में कैसे लिखोगे इन्हें। तो उधर लिखने के लिए तुम्हें फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए, और उसके बाद फॉर्मूले में एक्स, जो तुम्हारे पास अपने कोई अच्छे तरीके हैं तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ। तो पहले तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसे लिख लेना एग्जाम में, याद होना चाहिए फॉर्मूला। उसके बाद तुम्हें देखना है कि एक्स पे क्या रखा जा सकता है। बीटा की अंदर जो के बी है उस के बी को तो रख नहीं सकते, के बी इज़ अ कांस्टेंट, उसी तरह म्यू इज़ अ केमिकल पोटेंशियल, ये भी कांस्टेंट। तो क्या एक्स पे वेरी कराया जा सकता है, या तो टेम्परेचर वेरी करा जा सकता है या तो एनर्जी वेरी कराई जा सकती है। ई इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, इसको भी एक्स के ऊपर वेरी नहीं कराया जा सकता। तो या तो एनर्जी का प्लॉट बनाएंगे वर्सेस दिस, या तो टेम्परेचर का बनाएंगे वर्सेस दिस, जो टेम्परेचर यहाँ है। उसी तरह इसमें भी तुम इसी तरह देख सकते हो, बीटा के अंदर क्या होता है के बी टी, 1/kBt। तो टेम्परेचर पे प्लॉट करा जा सकता है, टेम्परेचर वर्सेस इसका प्लॉट किया जा सकता है, या एनर्जी वर्सेस इसका प्लॉट किया जा सकता है। तो पहले तो ये कॉमन सेंस लगाना है फॉर्मूला देखते के साथ, अगर फॉर्मूला पता है तो। उसके बाद कुछ नहीं करना, अब तुम्हें थोड़ा सा साइलर आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए टेम्परेचर को अगर तुम वेरी कराओगे और फिर इसके वर्सेस ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए टेम्परेचर का एक लाइन विथ बनाना पड़ेगा तुम्हें, यानी एक पूरा ग्रिड बनाना पड़ेगा टेम्परेचर का, जिसमें टेम्परेचर की वैल्यूज़ बदलेंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टेम्परेचर की कई वैल्यूज़ जाएंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की वैल्यू तुम 1 रख देते हो तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो टी कोमा एनी एक पॉइंट बन जाएगा। अब टेम्परेचर की कुछ और वैल्यू रखते हो तो इसकी एक नई वैल्यू आएगी, वो टी कोमा एनी एक नया एक और पॉइंट बन जाएगा। इस तरह कई सारे पॉइंट टी कोमा एनी बनेंगे जिसका एक ग्राफ बन जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर वेरी कराना है और टेम्परेचर वेरी करेगा तो एनी भी वेरी करेगा, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर वर्सेस एनी का ग्राफ बनाने के लिए टेम्परेचर और एनी को वेरी कराने के लिए साइलैब यूज़ करेंगे और टेम्परेचर और एनी को वेरी करेंगे। और इस वेरिएशन के लिए तुम शुभम के वो जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जो हम सब ने एक्चुअली प्रोग्राम्स बनाए हैं, सभी के हैं, तो उन प्रोग्राम्स को देखना जो हमने सबमिट करे थे, तो तुम्हें तब पता चल जाएगा। ओके, शायद लाइट चली गई, तो इस वीडियो में इतना ही।